हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के 32 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 32 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बेसिकली यहाँ पे दीर्घ स्वर नहीं बल्कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका मूल दीर्घ स्वर है। तो सभी लोगों को प्रयास करना है और इसका राइट आंसर करना है। अगर आपसे यह पूछा जाता है यहाँ पे हिंदी में कि स्वर की संख्या कितनी है तो आप लोग बताते कि स्वर की संख्या 11 है। और 11 स्वर की संख्या में देखेंगे आपका यहाँ पे इसमें होता है ह्रस्व होता है और दीर्घ स्वर होता है। ह्रस्व रहता है और दीर्घ रहता है। ह्रस्व की यहाँ पे संख्या, जो ह्रस्व स्वर है उसकी संख्या 4 है और जो दीर्घ स्वर है उसकी संख्या यहाँ पे 7 है। लेकिन यह जो दीर्घ होता है इसमें भी देखेंगे यहाँ पे 2 पार्ट होता है। जो दीर्घ होता है उसमें होता है मूल दीर्घ, यहाँ पे होता है मूल दीर्घ स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर होता है। यहाँ पे संयुक्त स्वर होता है और जो मूल दीर्घ होता है यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पे जो मूल दीर्घ स्वर होता है उसमें देखेंगे आप लोग यहाँ पे आ रहता है। इसमें देखेंगे यहाँ पे आ रहता है, इसके बाद यहाँ पे बड़ी ई रहता है और यहाँ पर रहता है और इसके बाद बड़ा ऊ रहता है। और जो संयुक्त स्वर होता है उसमें आपका यहाँ पर ए रहता है, ए रहता है और यहाँ पे ओ रहेगा और यहाँ पे रहेगा आपका और रहेगा, यहाँ पे और रहता है। तो आपसे देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, यहाँ पे दीर्घ स्वर लिखा गया है। इसका मतलब है वो आपसे मूल दीर्घ स्वर पूछना चाहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देखेंगे, जैसे यहाँ पे छोटा ऊ दिया गया तो यह तो आपका ह्रस्व स्वर है, यह तो होगा नहीं। बाकी यहाँ पे जो ओ दिया गया है यह आपका संयुक्त स्वर हो जाएगा, तो यह अलग हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली वो मूल दीर्घ स्वर ही पूछना चाहता है। क्योंकि यह भी यहाँ पे ए जो दिया गया यह भी आपका संयुक्त स्वर है, तो संयुक्त स्वर को हटा देंगे। ओवरऑल आपका ए वाला राइट आंसर होगा, यह पॉइंट याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे सभी लोग प्रयास करेंगे और यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे दिया गया अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न हैं। तो यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगेगा यह आपको बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अनीता दिया गया, अनीता के बाद आपका लग जाएगा यहाँ पे अनीता में के बाद लगेगा अल्प विराम। उसके बाद मधु दिया गया, मधु के बाद भी यहाँ पे लगेगा आपका अल्प विराम। उसके बाद पूरा हो जाएगा पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है। तो दोनों जगह क्या लग रहा है, दोनों जगह अल्प विराम लग रहा है और जो अल्प विराम है वह आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी वाला जो विराम चिन्ह है यह बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ से बी वाले को आप लोग ट्रिक कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि यह बाकी के जो चिन्ह हैं वह कौन कौन से चिन्ह हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिए। जैसे यह देखेंगे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसको याद रखेंगे। यह देखेंगे आपका अल्प विराम है, यह पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे जो दूसरा वाला यहाँ पे डी में दिया गया है यह अर्ध विराम है। बहुत सारे छात्र गलती करते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो राम शब्द है यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया गया बी वाले में, तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे नाम, जैसे कोई भी नाम है वह आपका आएगा यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे, जैसे देश का नाम हो गया भारत, या नदी का नाम हो गया गंगा, या कोई और देश है जापान हो गया, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है, ध्यान देंगे इसी लाइन से क्लियर हो जाएगा कि संज्ञा के बदले में आता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसको सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला क्या होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विशेषण दिया गया, विशेषण का मतलब क्या होता है। विशेषण का मतलब होता है जो कुछ आपकी विशेषता बताए। तो यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे
यहाँ पे काला दिया गया, शांत दिया गया, आगामी, ये 3 आपके विशेषण है। लेकिन तुम जो शब्द है या कोई आपका यहाँ पे क्या है, विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बल्कि यह विशेषण नहीं है, बल्कि क्या है, जो तुम दिया गया यह सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है विशेषण नहीं है, तो तुम विशेषण नहीं है बल्कि वह सर्वनाम है, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि टहलना एक अच्छा व्यायाम है, इसमें जो टहलना है वह क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, यह क्रियात्मक संज्ञा हो जाएगा, क्रियात्मक संज्ञा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। तो देखिए जो परिमाणवाचक विशेषण होता है उसके द्वारा नाप तौल का बोध होता है। तो देख लेंगे यहाँ पे क्रिया का नाप तौल का, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में दिया है कि क्रिया का नाप तौल, तो यहाँ पे बी वाला क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है। असंगत का मतलब क्या होता है, असंगत का मतलब होता है कि जो गलत है, आपसे क्या गलत वाला पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लिंग की दृष्टि से बताना है, और इसमें देखेंगे दिया गया है आपका लेखक का लेखिका, तो ये तो सही है। यहाँ पे क्या होता है, पुल्लिंग लेखक होता है, स्त्रीलिंग लेखिका होता है, यह सही है। चूहा का चूहिया होता है, यह भी सही दिया गया है। और टोकरा का टोकरी, यहाँ पे टोकरी पे छोटी ई लगा दिया है, तो यह गलत हो जाएगा। यह क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टोकरी लिखा जाता है, एक तो टोकरा होता है, दूसरा होता है टोकरी। टोकरी इस प्रकार लिखा जाएगा यहाँ पे इस तरह से, तो यही आपका क्या है, गलत दिया गया। बाकी यहाँ पे पतीला होता है, पतीला का पतीली हो जाएगा, यह भी आपका यहाँ पे सही ही है। तो गलत वाला आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, सी वाले को राइट कर देंगे, सी वाले को चूज करेंगे आप लोग। निम्न में से कौन सा शब्द है जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। हमेशा एक वचन में जिसका प्रयोग किया जाता हो तो सहायता शब्द हो जाएगा। जो सहायता शब्द है इसका यहाँ पे जो प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है, तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे पुस्तक है, पुस्तक का तो पुस्तकें हो जाता है, इसलिए यह क्या होगा, हमेशा एक वचन में तो प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि इसका पुस्तकें होता है, पुस्तकें शब्द होता है। बाकी यहाँ पर देखेंगे पौधा दिया गया, पौधा का पौधे भी हो जाता है। और यहाँ पे लड़का दिया गया, लड़का का लड़के भी हो जाता है। तो ये सब तो आपके यहाँ पे बहुवचन में भी प्रयोग होते हैं, लेकिन सहायता का कुछ और नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। माँ ने खाना खा लिया होगा, तो यहाँ पे यह किस प्रकार का वाक्य यह पूछा जा रहा है। माँ ने खाना खा लिया होगा मतलब कि काम हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखेंगे यह तो आपका, यह तो कन्फर्म है कि यह भूतकाल है, लेकिन भूतकाल में यह देखेंगे संदिग्ध भूतकाल है, क्योंकि माँ ने खाना खा लिया होगा कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, संदिग्ध भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी शंका में ही है, संदिग्ध में ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भाववाच्य होता है उसमें यहाँ पे अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत वाक्य है। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा गया, कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से। तो यहाँ पे दिया गया माणिक ने पत्र लिखा, तो यहाँ पे होना चाहिए कि माणिक ने पत्र को लिखा, तो यहाँ पे कर्म रहना चाहिए, कर्म कारक। ने का प्रयोग कर्ता में होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे चिन्हों की दृष्टि से आपको दे दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला गलत है और गलत वाला ही पूछा गया, तो यह राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्या है, यहाँ पे माँ के लिए दवा ले आओ के लिए है, संप्रदान है, यह तो सही है। यहाँ पे रमेश कमरे में बैठा है, में अधिकरण कारक, यह भी सही है। मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया, द्वारा आ रहा है, करण कारक आ रहा है, यह भी सही। लेकिन पहले वाले में आप लोग देखेंगे, इसमें देखेंगे भावार्थ से मतलब लिया गया है, यहाँ पे देखेंगे चिन्हों की जो दृष्टि है उससे लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्म कारक होगा, तो ये वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञान शब्द का तद्भव। अज्ञान का मतलब होता है कि जिसको कुछ जानकारी ना हो, मतलब अजान। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे और भी दिए गए हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अधि हो जाएगा। उपसर्ग की बात किया गया, अधि हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। और उपसर्ग के बारे में सब लोग जानते हैं कि उपसर्ग क्या होता है, शब्दांश होता है।
शब्दांश होता है और यह देखेंगे शब्दों के आगे ही लगा होता है। तो यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न कि राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा कृदंत प्रत्यय। राखनहार है तो इसमें होगा कृदंत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब क्रिया या जो धातु होता है उसके अंत में जब यहाँ पे प्रत्यय लगते हैं तो उसको कृदंत कहा जाता है। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसके यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। विलोमार्थी पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, विलोमार्थी। अर्थ का इति होता है, यह तो सभी लोग जानते हैं, यह सही होगा क्योंकि ये शब्द और विलोम है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा, यह भी सही है। अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा, यह भी सही है। और जो अवनति दिया गया और जो पतन दिया गया है दोनों समानार्थी शब्द हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं हैं। अवनति का क्या होना चाहिए, अवनति का होना चाहिए यहाँ पे, अवनति का मतलब खुद पतन होता है, अवनति का उन्नति होना चाहिए तब जाकर के विलोम रहता। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, असंगत मतलब गलत पूछा जा रहा है। जब गलत पूछा जा रहा है तो यही बी वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही बी वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। क्रुद्ध दिया गया है और क्रुद्ध का ही आपसे पूछ लिया गया, क्रुद्ध का विलोम शब्द क्रुद्ध का हो जाएगा शांत हो जाएगा। शांत देख लेंगे तो बी वाले में दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। अनिल का पर्यायवाची शब्द है तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनिल का जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है, हवा होता है, पवन होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर देखेंगे पवन दिया गया है, वायु होता है, समीर होता है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत सारे यहाँ पे अनिल के जो पर्यायवाची शब्द हैं बहुत ज़्यादा हैं, समीर है, वात है, पवन है ही, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मारुत भी होता है, प्रवात भी होता है, इस तरह से बहुत सारे हैं। तो इसको याद रखेंगे। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिए। यहाँ पर 2 शब्द हैं जो एक दूसरे से मैच करते हैं। जैसे यहाँ पे अनिल है, अनिल का यहाँ पे जो पर्यायवाची होता है वह आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा, पवन हो जाएगा, हवा हो जाएगा। और यहीं पे जो अनल होता है, अनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से बहुत सारे छात्र हैं गलती कर देते हैं। अनल का यहाँ पे क्या होता है, आग होता है। अनल का जो पर्यायवाची आग होता है या अग्नि होता है, अग्नि भी होता है, इसके बाद पावक भी होता है। तो इन सब को याद रखना, बहुत सारे होते हैं। हुतासन होता है, कृषाण होता है, धूमकेतु होता है, दहन होता है। तो यह सब होते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अनिल का जो पर्यायवाची होता है वह वायु या हवा होता है, अनल का आग या अग्नि होता है। यह बस याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कपड़ा का जो पर्यायवाची शब्द है सबसे पहले वही देख लीजिए क्या क्या है। पट होता है, वसन होता है, चीर भी होता है। 3 तो होते हैं लेकिन आपसे पूछा जा रहा नहीं वाला, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी वाला क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो धरित्री दिया गया यह धरती का पर्यायवाची होता है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। अगला देखेंगे प्रश्न है कि फैला अपने रविकर जाल उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त कर शब्द निम्न से किस अर्थ को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से, या किरण की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, एक युग्म अशुद्ध है और वही आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अनुराग का यहाँ पे एक युग्म यहाँ पे क्या है, अशुद्ध है। तो वही आपको बताना है। यहाँ पे देखेंगे अनुराग का विराग होता है, यह तो आपका सही है। अनुराग का विराग यहाँ पे क्या होता है, विलोम शब्द होता है, यह तो सही है। अंत का आदि होता है, अंत का मतलब होता है कि बिल्कुल लास्ट में, आदि का मतलब होता है प्रारंभ में। यह भी आपका युग्म क्या है, शुद्ध है। अमावस्या का यहाँ पे विलोम क्या होता है, पूर्णिमा। तो यह भी जो युग्म दिया गया है युग्म तो शुद्ध है। अस्त का क्या होता है, अस्त का होता है यहाँ पे अस्त का हो जाएगा, यहाँ पे उदय हो जाएगा। अस्त का क्या होता, अगर यहीं पे उदय रहता तब जा करके वह क्या रहता, आपका सही रहता। और यहाँ पे आपसे गलत वाला पूछा जा रहा है तो यह गलत है। जब गलत है तो यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो सी वाला गलत है। अगला प्रश्न है कि जिसका इलाज न हो सके, तो इसका आपको सही जवाब करना है। जिसका इलाज न हो सके तो उसके लिए यहाँ पे एक शब्द हो जाता है असाध्य। असाध्य दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे अकरणीय लिखा गया। अकरणीय का मतलब होता है कि जो न करने योग्य हो, और अल्पायु का मतलब होता है जिसकी आयु कम हो उसको अल्पायु कहा जाता है।
अगला प्रश्न कि अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से आंसर करिए। अज्ञेय, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसे न जाना जा सके, जिसे जाना न जा सके, उसके लिए यहाँ पे जो शब्द होगा वह क्या होगा, अज्ञेय हो जाएगा। तो याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी वाला यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे देखेंगे और भी दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया जिसे देखा न जा सके, जिसे देखा न जा सके उसे अदृश्य कहते हैं, तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है कि जिसे सुना न जा सके, जिसे सुना न जा सके उसको अश्रव्य कहा जाता है, इसको भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका करेंगे राइट आंसर। यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो 5 हो जाएगा। 5 में कौन कौन से हैं उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे 5 में देखेंगे दीर्घ स्वर संधि आप जानते हैं, उसके बाद गुण स्वर संधि होता है, उसको भी जानते होंगे। वृद्धि स्वर संधि होता है, यड़ संधि होता है, अयादि संधि, यही 5 हैं जो इंपॉर्टेंट है, यही 5 भेद भी हैं। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। यथासंभव का आपको क्या बताना है, यहाँ पे समास बताना है। इसमें कौन सा है, तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि पहला पद अव्यय है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और अव्ययी भाव समास देख लेंगे तो डी वाले में दिया है, डी में दिया है, तो डी वाला क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे दिया गया वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा कि यहाँ पे दिया गया वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा। जो सी वाला दिया गया यह देखेंगे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। यहाँ पर देखेंगे जैसे चुस्त चुस्त गलत लिखा गया है, यहाँ पे अवश्य गलत लिखा गया है, तो यही देखेंगे गलती हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है। यहाँ पे देखेंगे क्षमा देखेंगे गलत लिखा गया है। अगला देखेंगे रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलंबन कौन है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रावण हो जाएगा, रावण हो जाएगा, जो कि दिया गया आपके ऑप्शन नंबर ए में। ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। भावों का जो उद्गम होता है, जिस मुख्य भाव के कारण होता है, वह काव्य का आलंबन भाव कहा जाता है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि यहाँ पे रामकथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे हो जाएगा चौपाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें कोई भी आप चरण देखेंगे तो उसमें 16 मात्राएं आएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसको देखिए आपको सही जवाब करना है। इसको आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि चारों चंद्र की चंचल किरणें या तरेन तंजा तटतमाल तरुवर बौछाए, इन सब में आपका अनुप्रास अलंकार होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न कि इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा शैव हो जाएगा, शैव दर्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद 2 और प्रश्न बचे हुए हैं, उससे पहले देख लीजिए यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा। अगर 250 प्लस नंबर लाएंगे तो बिल्कुल मनपसंद का आपको कॉलेज मिलेगा और सरकारी कॉलेज आराम से मिल जाएगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में जैसे जीके का पेपर होता है, जीके वाले में 50 प्रश्न आता है, लगभग 30 से 35 तो प्रीवियस ईयर पेपर से पूछ देता है। हिंदी में भी 50 प्रश्न आएगा, लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में 50 प्रश्न आएगा, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। और सब्जेक्ट में आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ भी रहे उसमें भी 50 आएंगे और लगभग 20 से 25 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। इसमें आपको 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन व्याख्या के साथ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर दीजिए। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी करेंगे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट आपको व्हाट्सअप से परचेज करना है तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई कर दिया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा सेंड आपको कर दिया जाएगा व्हाट्सअप पर ही। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए आगे के 2 प्रश्न बचे हैं, इसको भी कर लेते हैं। मूल रूप में लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है,
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका मतलब होता है कि ये बहुत कम दिनों के लिए ही सुख हो, तो थोड़े दिन का सुख हो जाएगा। ए वाला आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 32 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।